Hello दोस्तों, welcome to Arch Education. Today I am going to discuss about that is gene cloning. आपको पता ही होगा जो जीन क्लोनिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बायोटेक्नोलॉजी स्पेशली. जीन क्लोनिंग इज द प्रोसेस इन विच अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज लोकेटेड. देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो जीन क्लोनिंग है आपको पता है दो टर्म से मिलकर बना है, दैट इज द जीन एंड क्लोनिंग. तो यहाँ पे आपको बता दें हम आपको पता होगा वैसे जीन क्या है. बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जानना कि जीन क्या है. क्या सारा का सारा डीएनए जीन होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो जीन कौन सा पार्ट होता है? सो बेसिकली जीन इज द पार्ट और फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस द प्रोटीन्स, which is going to produce the protein, or we can say which codes for the polypeptide chains. उतना सा पार्ट जो पार्ट डीएनए का प्रोटीन्स को कोड करता है या फिर प्रोटीन्स बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन. और आपको पता है जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? सबसे पहले जीन है अगर हमारे पास, मीन्स डीएनए अगर हमारे पास, उससे क्या बनेगा? आरएनए बनेगा. फिर एमआरएनए बनने के बाद एमआरएनए कैसे बनेगा? थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन. ओके, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के थ्रू, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके, एंजाइम्स का यूज़ करके सबसे पहले क्या बनेगा? एमआरएनए. एमआरएनए बनने के बाद क्या बनेगा? उसमें ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बनता है? ट्रांसलेशन होगा. सबसे पहले डीएनए, डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए. देन एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन्स. यहाँ पे जो प्रोसेस होगी ट्रांसक्रिप्शन, और इसके बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन. देन इट फॉर्म द प्रोड्यूस और इट फॉर्म और इट प्रोड्यूस द प्रोटीन्स. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज द होल प्रोसीजर इज गोइंग ऑन. यहाँ पे जीन क्लोनिंग में हम करते क्या है? जीन आपको पता चल गया. क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? सिंपली प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द कॉपीज, मीन्स जेरोक्स कॉपी प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड एज द क्लोन. अच्छा, क्लोन का जो मतलब मीन्स क्या होता है? तो आइडेंटिकल कॉपीज. अब ये आइडेंटिकल का मतलब क्या है? जैसे जेरोक्स कॉपी होती है, हम क्या करते हैं, कोई भी सपोज हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, हम हम क्या करते हैं? जेरोक्स शॉप में जाते हैं और उसको क्या करते हैं, उस जो जो जेरोक्स शॉप वाले भैया होते हैं वो क्या करते हैं? उस मशीन में रखते हैं और रखने के बाद क्या होता है? वो एज इट इज़ कॉपी प्रोड्यूस करते हैं और लार्ज नंबर में प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, कुछ फैक्टर्स यूज़ करते हैं हम. मीन्स जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट टूल्स होते हैं. ठीक है. तो क्लोनिंग का मतलब क्या है? आइडेंटिकल कॉपी. कोई अगर पूछता है कि क्लोन का मतलब क्या है, तो बेसिकली क्या है? आइडेंटिकल. ठीक है. आइडेंटिकल मतलब सेम एज इट इज, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. इट इज कॉल्ड आइडेंटिकल. और वी कैन से एग्जैक्ट कॉपी. ठीक है. तो जीन की एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड एज द जीन क्लोनिंग थ्रू द डिफरेंट टूल्स ऑफ द जीन क्लोनिंग. ठीक है. So, moving to the slides and reading the sentences. Gene cloning is the process in which a gene of interest is located and copied, cloned out of all the DNA extracted from an organism. ठीक है. मॉलिकुलर क्लोनिंग एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉलिकुलर क्लोनिंग. ये भी आपको याद रखना है. जीन क्लोनिंग को ही क्या बोलते हैं? मॉलिकुलर क्लोनिंग बोलते हैं. क्यों बोलते हैं मॉलिकुलर क्लोनिंग? क्योंकि जितनी भी प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे मॉलिकुलर ही हैं यहाँ पे. एंड दिस इज जीन क्लोनिंग इज द पार्ट ऑफ, बेसिकली यू कैन से किसका पार्ट है ये? मॉलिकुलर का. क्योंकि जो भी प्रोसेस हो रही है वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रमोटर, ऑपरेटर्स को यूज करके ही सारी प्रोसीजर हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मॉलिकुलर क्लोनिंग. Molecular cloning is a set of experiment methods in molecular biology that are used to assemble recombinant DNA molecules and to direct their replication within the host organism. ठीक है. अब यहाँ पे होस्ट ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है. बैक्टीरिया हो सकता है, इसके अलावा ईस्ट हो सकता है, जो कि क्या करे? बहुत सारी कॉपीज का प्रोडक्शन करे. मीन्स डिवाइड, जिसका जनरेशन टाइम कम होगा तो वो क्या होगा? डिवाइड होगा. जब डिवाइड होगा तभी तो हमारी जो भी जीन है उसका प्रोडक्शन करेगा. सो बेसिकली व्हाट इज द प्रोसीजर वी आर गोइंग टू सी हियर. फिर बात आती है वाई. क्या ज़रूरत है हमको? मीन्स हमें जीन क्लोनिंग क्यों करनी है? क्यों जीन की कॉपी प्रोड्यूस करनी है? इसके लिए जो मेन रीज़न है वहाँ पे, यहाँ पे हमने मेन रीज़न ही कंसिडर किया है. वैसे तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे जो मेन रीज़न है वो ही मैंने कंसिडर करके 2 पॉइंट्स में लिखा हुआ है. टू obtain प्योर सैंपल डिजायर्ड जीन बाय क्लोनिंग. मीन्स सपोज हम उसमें बहुत सारे, क्योंकि हमारे पता है जो भी सेल होती है उसमें पूरा का पूरा जीनोम है. जब जीनोम है तो पूरा का पूरा कहने का मतलब पूरा डीएनए है, लेकिन हमें कोई स्पेसिफिक जीन चाहिए, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करने वाले जीन चाहिए, तो उसको ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोनिंग. मीन्स उसी को आइसोलेट करने के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ रही. ठीक है. फिर बात आती है टू प्रोडक्ट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ द कॉपीज.
ऑब्वियसली क्लोनिंग की बात करिए तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज प्रोडक्शन होगा। मीन्स बहुत सारी कॉपीज चाहिए। अगर हमारे पास उस जीन की क्वांटिटी जो है वो क्या है, कम है, और हम उसकी बहुत सारी क्वांटिटी चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो जीन, इसलिए हम इस जीन क्लोनिंग का यूज़ करते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर बोथ द मेन रीजंस व्हाई वी आर नीड द जीन क्लोनिंग: to obtain pure sample of a desired gene by cloning and to produce large number of the copies of the desired gene. Okay, so moving to the next slides. And what is the procedure basically? What are the different steps involved in the gene cloning? So सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे steps पढ़ के आपको दिखाऊंगी। उसके बाद क्या प्रोसीजर है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर देन हम उसके बाद डायग्राम से देखेंगे। सो यू विल गेट द क्लैरिफाइड। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या है, प्रोडक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स टू बी क्लोन। मीन्स जिस जीन को आपको क्लोन करना है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। किससे? सपोज हमें क्या करना है कि कोई जो इंडिविजुअल है, मीन्स कोई भी इंडिविजुअल है यूकैरियोट्स का, और हमें क्या करना है, उसके जीन को आइसोलेट करना है या फिर हमें उसको प्रोड्यूस करना है। अब वो उसी जीन को हमें प्रोड्यूस करना है, उसी जीन की बहुत सारी कॉपियाँ बनानी है, तो उस जीन का कम से कम हमारे पास सैंपल तो होना चाहिए। जैसे हम जेरोक्स शॉप में जाते हैं भैया के पास या फिर किसी के पास भी जाते हैं, शॉप में जाते हैं, तो हमारे पास एक सैंपल तो होता है ना कम से कम। अगर वो सैंपल ही नहीं होगा तो हम कैसे प्रोड्यूस कर, दूसरे कॉपीज कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो कम से कम हमारे पास एक सैंपल तो होना चाहिए। कहने का मतलब है डीएनए कुछ क्वांटिटी में तो होना चाहिए, नैनोग्राम माइक्रोग्राम। फिर आप उससे क्या कर सकते हो, लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप है वो आपको याद करके रखना है। मीन्स यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेप, दैट इज आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स टू बी क्लोन। जिस डीएनए को हमें क्लोन करना है उसका हमारे पास, उसको हमें आइसोलेट करना पड़ेगा। कहाँ से? जिस इंडिविजुअल से हमें चाहिए। ठीक है, देन सेकेंड बात आती है इंसर्शन ऑफ आइसोलेटेड जीन इनटू द सुटेबल वेक्टर टू ऑब्टेन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम उस जीन को आइसोलेट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुटेबल वेक्टर सेलेक्ट करते हैं। देखो सुटेबल वेक्टर का मतलब क्या है, जैसे मार्केट है, ठीक है, मार्केट में क्या करते हैं हम, कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करना होता है या फिर हम घर से कहीं भी कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, बाइसिकल होती है हमारे पास, या बाइक होती है या फिर बस होती है, मीन्स कुछ भी होता है जो कि व्हीकल, जो एक चीज़ को या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को अगर ट्रांसपोर्ट करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम क्या करते हैं उसमें व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो सुटेबल वेक्टर होता है, मीन जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, इंसर्शन ऑफ आइसोलेटेड जीन सुटेबल वेक्टर मीन्स प्रिपरेशन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर वेक्टर क्या है, हमारे जीन को ले जाने वाला एक व्हीकल है। ठीक है, करियर है या फिर हम कह सकते हैं कैरियर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेक्टर होगा ये व्हीकल का काम करेगा। और यहाँ पे देखो वेक्टर जो होता है ना वो बेसिकली मतलब बहुत सारे वेक्टर्स के टाइप्स होते हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, मैं कह सकती हूँ। जैसे कि प्लाज्मिक वेक्टर है, वेक्टोरियोफेज है, और वेक्टर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, इसका मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, प्लांट वायरस वेक्टर्स है। सो बहुत ब्रॉड टॉपिक है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जीन्स को मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्लांट या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल्स में ट्रांसप्लांट करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, सो यहाँ पे ये वेक्टर्स का यूज, प्रिपरेशन ऑफ द वेक्टर। जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द सुटेबल ऑर्गेनिज्म। देखो अब हमने क्या किया, हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया, और दूसरी चीज़ हमने क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ द वेक्टर मीन्स वेक्टर प्रिपेयर कर लिया। दोनों को प्रिपेयर करने के बाद हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन किया। अब बात आती है दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से सुनना है। कंबाइन कैसे करते हैं, देखो जो वेक्टर होता है वो जनरली क्या होता है, सर्कुलर होता है। वेक्टर क्या होता है, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हैविंग इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। तो जो वेक्टर सर्कुलर होगा, यहाँ पे आगे हम डायग्राम में ये चीज़ देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख लो। तो सपोज ये वेक्टर है और इसके अलावा ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस वेक्टर को हम क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ से सपोज कट करते हैं। ये जो वेक्टर होता है और साथ साथ में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा, उसको मीन्स डीएनए जो होता है उसको हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करते हैं। अब बात आती है कि ये नई चीज़ कहाँ से आ गई, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं इनको बोलते हैं मॉलिकुलर सीजर, जो कि बहुत यूज़ होते हैं हमारे डीएनए को प्लस वेक्टर्स को कट करने के लिए।
और जब ये कट करेंगे तो क्या होता है, सेम टाइप के एंड प्रोड्यूस करते हैं। सेम टाइप के एंड्स आपने एंड्स भी आई थिंक आपने पढ़ रहा होगा, दैट इज द स्टिक एंड एज वेल एज द ब्लंट एंड। ब्लंट एंड का मतलब क्या होता है, जो सेम लोकेशन पे कट करते हैं, ठीक है। ब्लंट एंड का मतलब क्या होता है, जिससे ऐसा बनना, इसको बोलते हैं ब्लंटेड। अब स्टिकी एंड का मतलब क्या है, सपोज ऐसा, तो इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। मीन्स वो क्या करते हैं को फिर से ज्वाइन होने की कैपेसिटी रखते हैं, कौन, स्टिक एंड। तो सेम टाइप के एंड्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। सो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों को कंबाइन किया। अब बात आती है, हमने कट तो कर लिया, लेकिन फिर इसको कंबाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है, दैट इज लाइगेज। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, दोनों दोनों ही वेक्टर मीन्स वेक्टर को प्लस हमारे जो भी डीएनए था, जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उन दोनों को ज्वाइन करा देता है थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होता है, लाइगेज जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली आपको पता है जब लाइगेज काम करता है ना, मीन्स जब भी बॉन्ड को ज्वाइन करता है, जब भी बॉन्ड बनाता है, तो वहाँ पे क्या करता है, एटीपी का यूज़ करता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक, आपको 3 स्टेप याद हो गए होंगे आई होप। सबसे पहले क्या करना है हमको, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स टू बी क्लोन। जिस डीएनए को हमें क्लोन करना है उसको आइसोलेट करना है। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ वैक्टर। देन थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, दोनों को कंबाइन करना है, मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, रिकॉम्बिनेंट वैक्टर। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाएंगे, हम वैक्टर प्लस आवर डिजायर्ड जीन को दोनों को कंबाइन कर देंगे थ्रू द लाइगेज एंजाइम, ठीक है। चलते हैं हम फोर्थ स्टेप की तरफ। एंड जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल्स, होस्ट सेल्स, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेनिंग द डिजायर्ड जीन और डीएनए फ्रेगमेंट। देखो हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस करा दिया किस में, हमने होस्ट सेल्स या फिर बैक्टीरिया में डाल दिया, या फिर हमने क्या किया, मीन्स जो भी हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं किस में, थ्रू द विद द हेल्प ऑफ द वैक्टर, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं किस में, होस्ट में। अब ये होस्ट क्या है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, होस्ट देखो इंडिविजुअल ही है जिसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मीन्स ये बैक्टीरिया हो सकता है और ईस्ट भी हो सकता है, जिसके पास क्या हो, कैपेसिटी हो टू डिवाइड, मीन्स जल्दी जल्दी डिवाइड करे और हमारे जो भी जीन है उसकी लास्ट नंबर आपको वापस प्रोड्यूस करे, उसी होस्ट में हम इसको क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर आती है बात, जो फिफ्थ स्टेप है वो आती है कि हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म सेल्स को सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसी को मल्टीप्लिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ द इंट्रोड्यूस जीन इनटू द होस्ट, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी अगेन उसको क्या करेंगे, फिर से न्यू कल्चर करके उसको क्या कर देंगे, उस मीन्स डिफरेंट होस्ट में ट्रांसफर कर देंगे और वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एक्सप्रेशन वैक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन वैक्टर में क्या होगा, स्पेशली आपको पता है, आप जीन एक्सप्रेशन वैक्टर की बात आ गई ना, देखो जब किसी भी जीन को एक्सप्रेस करना होता है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको पता होगा, प्रमोटर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, और साथ साथ में टर्मिनेटर भी चाहिए होता है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल जीन तो वही हो गया जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें जो होंगी वो ऐड करनी पड़ेंगी एक्सप्रेशन वैक्टर में, जैसे प्रमोटर है, ऑपरेटर है, ये चीज़ें भी होती हैं। तो ये आर्टिफिशियल एक्सप्रेशन वैक्टर से यू कैन यूज दिस फैक्टर्स एंड यू कैन गेट द प्रोटीन प्रोडक्ट, ओके। So basically these are the steps and now we are going to move in the detail, okay. सो फर्स्ट स्टेप हमने देखा था कि क्या है, प्रोडक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स टू बी क्लोन। सो यहाँ पे देखो आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। जैसे जनरल अगर मैं बात करूँ प्लांट के लिए जो यूज़ करते हैं, हम लैब में यूज़ करते हैं कौन सा, सी टैप मेथड, जिसको हम बोलते हैं फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड। यहाँ पे क्या करते हैं आपको पता ही है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पास लीफ सैंपल होता है उसको हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से क्रश करते हैं, और क्रश करने के बाद क्या होता है वहाँ पे सी टैप मेथड, सी टैप बफर डाल के, मीन्स सी टैप जो बफर होता है उसको डाल के हम वाटर बाथ में रख देते हैं। रखने के बाद हम उसमें स्याही ऐड करते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम उसको इथेनॉल से ड्राई करने के बाद पैलेट फॉर्म में हम डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं। उस डीएनए आइसोलेशन, देखो ये जो प्रोसेस है उस किसका प्रोसीजर है, ये है फिनॉल क्लोरोफॉर्म का, जो मैंने बताया सी टैप मेथड, ठीक है। फिर बात आती है कि जो होता है, ये तो था सॉल्यूशन बेस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड। फिर नेक्स्ट बात आती है सॉलिड बेस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड। यहाँ पे सॉलिड बेस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक बीड्स आती हैं। ये मैग्नेटिक बीड्स जो होती है वो क्या करती हैं, मीन्स जो भी हमारा डीएनए है उसको क्या करती है, मैग्नेटिक बीड जो होती है इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, बाउंड, मीन्स उसके चारों तरफ जो डीएनए होता है उसमें रैप कर जाता है। तो इससे भी हम डीएनए को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक मेथड होता है वो सिल्का बेस्ड मेथड भी वी कैन यूज इन दिस to isolate the DNA, okay, or we can say to isolate the our gene, ठीक।
फिर नेक्स्ट आती है बात सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल क्लोनिंग वैक्टर। देखो जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे कि सिलेक्शन ऑफ सुटेबल क्लोनिंग वैक्टर, अगर सपोज आपने क्लोनिंग वैक्टर अच्छे से सेलेक्ट नहीं किया तो सारी चीज़ें मीन्स फ्लॉप हो सकती हैं, जो भी आप जीन को क्लोन करने जा रहे हो। क्यों? सपोज कि जो भी सुटेबल क्लोनिंग वैक्टर, देखो क्लोनिंग वैक्टर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ओराई ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, रेप्लिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। क्योंकि जो क्लोनिंग वैक्टर क्या होता है, मीन्स वैक्टर जो होता है उसका क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल विच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया हैविंग इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ओराई ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर, इट में भी एम्पिसिलिन, इट में भी टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। इसके अलावा भी क्या हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, पॉलीलिंकस साइट्स, मीन्स क्या होती है, क्लोनिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोनिंग वैक्टर में क्या, और इसके अलावा जो साइज होना चाहिए वो लेस देन 10 kV, मीन्स आइडियल वैक्टर का जो साइज होता है वो क्या होता है, लेस देन 10 kV होता है। क्यों हम साइज मीन्स छोटा सेलेक्ट करेंगे, देखो जितना छोटा साइज होगा उतना ही क्या होगा, हमें प्रोसीजर को कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। मीन्स जो प्रोसीजर है, जितना भी क्लोनिंग प्रोसीजर है, क्योंकि ये जो सारा प्रोसीजर है वो किस पे चल रहा है, ऑब्वियसली ट्यूब के अंदर चल रहा है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर चल रहा है। हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और ये कोई भी चीज़ें नेकेड आई से नहीं दिख रही होती हैं। फाइनल जब रिजल्ट आता है तभी हमें पता चलता है कि क्लोनिंग हुआ है, जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सेल्स को, तब मीन्स जब हम उनका सिलेक्शन करते हैं तभी हमें पता चलता है कि ट्रांसफॉर्म हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस पे हो रही हैं, एक ट्यूब पे हो रही होती है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब पे, ठीक है। सो दिस मीन्स जो वैक्टर का साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ही सुटेबल होना चाहिए। So vector is the carrier molecule which can carry the gene of interest into the host and replicate along with the GI, making this multiple copies. Means vector ऐसा होना चाहिए जिसकी जो कि बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। Cloning vectors are limited to the size of insert that can carry. Depending on the size and application of the insert, the suitable vector is the selected. इसके अलावा मैंने बताया था जो डिफरेंट वैक्टर्स होते हैं, देखो प्लाज्मिड हो सकता है, प्लाज्मिड में जैसे जो मेनली यूज़ करते हैं PVR322 है, इसके अलावा PVR327 है, फेसमिड है, कॉस्मिड है, एंड बैक्टीरियोफेजेस में आपको पता ही होगा M13 होता है। इसके अलावा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हो सकता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैमिलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स भी हो सकता है। सो बेसिकली दिस स्टेप इज द सुटेबल क्लोनिंग वैक्टर को सिलेक्ट करना, ठीक है। जो देखो यहाँ पे जो मेन डायग्राम आ गया, डायग्राम यहाँ पे किस लिए है, ये जो है ना डायग्राम जो शो किया मैंने, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर का डीएनए है, मीन्स प्लाज्मिड वेक्टर का डायग्राम है। सो यू कैन सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर बेसिकली, ठीक है। देखो ये हमारे पास वेक्टर है, ये क्या हमारे पास वेक्टर है, सॉरी एक मिनट, व्हाई इट इज गोइंग टू शो, दिस इज अ बेसिकली वेक्टर एंड this is the our DNA insert, means this is our gene or we can say DNA, foreign DNA है। अब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये है, ठीक है, दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने क्या किया, इसको भी कट किया वेक्टर को, और इसको भी कट किया, और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कट किया। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिस, देखो आप देख सकते हैं दिस आर द स्टिकी एंड्स टाइप। यहाँ पे जो स्टिकी एंड बनाने वाला जो एंजाइम, एक जनरल एंजाइम है वो है EcoR1, ठीक है। और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बट जनरल एंजाइम जो है EcoR1, जिसकी सीक्वेंस होती है GAATTC, ठीक, जो कि क्लीविंग किस में करता है, G और A के बीच में करता है, ओके, ठीक। सो ये हमने क्या किया, दोनों वेक्टर और DNA इंसर्ट को हमने कट किया, कट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ज्वाइन कर दिया, दिस पार्ट इज द दिस वन, ठीक, एंड दिस पार्ट इज दिस वन। कैसे ज्वाइन किया, यहाँ पे एक एंजाइम का यूज किया, एंड एंजाइम इज द DNA लाइगेज एंजाइम, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हो कट करने के लिए किसका यूज किया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, ज्वाइन करने के लिए किसका यूज किया, दैट इज द लाइगेज एंजाइम, ठीक है। और जो इसमें ये जो बन रहा है, मीन्स जो ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन रहा है, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, क्योंकि कंबाइन हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है। इसको एक टर्म और भी बोलते हैं, आप अपने दिमाग में रख सकते हो वो टर्म, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द काइमेरा,
क्या बोलते हैं इसको, काइमेरा, CHIMERA. This is also called as the recombinant vector is also called as the chimera. Means जो भी हाइब्रिड वेक्टर होता है या हाइब्रिड DNA प्लस क्या है वेक्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द काइमेरा. Very important term. So moving to the next slide. Introduction of the recombinant DNA into the suitable organism cells called as the host transformation. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, देखो जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मीन्स दोनों चीज़ें कंबाइन होकर जब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही बोलते हैं बेसिकली. एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इनटू द होस्ट. Recombinant vector is the transformed into the suitable host mostly of bacterial cell. यहाँ पे जो जनरली होता है बैक्टीरियल सेल ही होता है. क्यों होता है बैक्टीरियल सेल? क्योंकि आपको पता है जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो एवरी 20 मिनट्स में डिवाइड होती है. ठीक है, मीन्स जो जनरेशन टाइम होता है वो बहुत कम होता है, तो हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है. This is done either by the one or both the following reason to replicate the recombinant DNA molecule in order to get the multiple copies. इसके अलावा बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस करेंगे. To allow the expression of GI cells that it produces the needed protein product. ठीक. Some bacteria naturally transformable. They take up the DNA recombinant vector automatically. कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, नेचुरली ट्रांसफर कर देते हैं. जैसे आपने सुना होगा एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के बारे में. ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट में हमारे जीन को नेचुरली ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्लांट में ऑलरेडी नेचुरल इन्फेक्शन करता है. दैट्स व्हाई एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस इज कॉल्ड एज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. एंड फोर्थ स्टेप इज द सिलेक्शन of the transform cells, host cells and identification of the containing the desired gene DNA fragment. Means क्या है, हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया. रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स में हमने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया. लेकिन क्या सारी के सारी बैक्टीरियल सेल्स में ऐसा हो सकता है, क्या 100% की एक्यूरेसी है क्या कि हमने ट्रांसफ़र कर दिया और क्या हुआ, वो बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफ़र हो गया. अब देखो यहाँ पे जब हम ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं. अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो यहाँ पे लैक्टोपोरेशन मेथड यूज़ करते हैं. इसके अलावा माइक्रो इंजेक्शन है. और प्लांट की बात करें तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, जैसे पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड है. एंड एग्रोबैक्टीरियम मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है. तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, फिजिकल बायोलॉजिकल. तो यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं. लेकिन क्या सारे के सारे जो हम जीन ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं क्या हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी बहुत कम होती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो किस टाइप के सेल्स बनेंगी. मीन्स हमने क्या किया था, एक वेक्टर और ये डिजायर्ड जीन. ठीक है, बेसिकली दिस इज द जीन. अब हमने क्या किया, यहाँ पे जीन लिया. इसके अलावा यहाँ से हमने इसको कट किया. जब हमने इसको जब हमने क्या किया, इसको कट किया यहाँ से, तो हमारे पास जो मीन्स जो आएगा वो ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा. 3 टाइप की सेल्स बनेंगे. देखो जो बैक्टीरिया में हम जब इसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो 3 टाइप की सेल्स बनेंगे. हो सकता है कि यही वाला वेक्टर ट्रांसफ़र हो गया हो. ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या फिर वेक्टर है वो हमारी पूरी की पूरी बात सुनने वाला है. मीन्स हमने बोल दिया कि जा तू ट्रांसफ़र हो जा, और ये पूरी बात हमारी बात सुन के पूरी की पूरी कम्प्लीटली पूरी मतलब पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हो गया. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है. 100% एक्यूरेसी तो होती ही नहीं है. ठीक है, तो हो सकता है कि ये सेल्फ लाइगेट हो कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया हो. दूसरी चीज़, हो सकता है कि सिर्फ इतना ही ट्रांसफ़र हुआ हो. तीसरी चीज़ क्या होगी, ये हो सकता है कि किसी किसी में ट्रांसफ़र हुआ. तो जो ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, ये जो होगा मीन्स जो बैक्टीरियल सेल होगी जिसमें ये ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, दैट इज़ द आवर मेन टारगेट. वही हमारा टारगेट होगा और उन्हीं सेल्स को हम क्या करेंगे, मीन्स सिलेक्शन करने जा रहे हैं. और बाकी सेल्स को हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स ऐड करेंगे जो बाकी सेल्स क्या हो जाएं, डाई हो जाएं. समझ रहे हो ना? मीन्स आई होप यू आर गेटिंग. सिर्फ उन्हीं सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे जिनमें जिनमें क्या हुआ है, हमारे जो ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं वही है. मीन्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है सिर्फ वही ट्रांसफॉर्म हुआ है, और जो बाकी सेल्स हैं जिनमें ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, तो उनमें क्या करेंगे, हम उनको कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स ऐड करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर्स यूज़ करके, जो कि क्या करेंगे, जो अदर सेल्स हैं उनको डाई करवा देती है. मीन्स उनकी डेथ हो जाती है. ओके, सो
The transformation process generates a mixed population of the transformed as well as the non-transformed cells. So दो टाइप के आपने देखा जो सेल्स हैं, मीन्स क्या हो जाएगा, जो एक सेल्फ लाइगेट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स होगी, और जिसमें ट्रांसफॉर्म्ड वाला मीन्स रिकम्बिनेंट डीएनए जिसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स. ठीक है. The selection process was the filtering and transformed host cells only. For the isolation of the recombinant cells from the non-recombinant cells, marker gene of the plasmid vector is employed. देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो वेक्टर है वो PVR 322 का यूज़ करते हैं, और PVR 322 में आपको पता है दो सिलेक्टर मार्कर जीन होते हैं, एक होता है एम्पिसिलिन और दूसरा होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स. तो जिस प्लेस पे हम क्या करेंगे, अपना डीएनए इंसर्ट करेंगे, मीन्स अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो वाली जो मीन्स साइट होगी वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेट हो जाएगी. जब वो साइट इनएक्टिवेट हो जाएगी तो वहाँ का जो रेजिस्टेंट है वो फिनिश हो जाएगा, और हम सेल में और हम कल्चर में वही वाली एंटीबायोटिक ऐड कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, वो वाली सेल्स जो होंगी वो डाई हो जाएंगी. एंड जब हम इस डीएनए इंसर्ट की वजह से जो साइट्स इनएक्टिवेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. आई होप यू आर गेटिंग. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दिस प्रोसेस, देन मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एंड हाउ टू सेलेक्ट. That is means I have explained the blue white screening method, so you can see that previous videos and you will get the concept. Okay, then next step is the multiplication and expression of the introduced gene into the host. अब देखो हमने क्या किया, जो भी हमारे पास मीन्स जो हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे ट्रांसफॉर्म सेल प्लस में नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स, तो उसमें क्या करेंगे हम उसमें से क्या करेंगे, जो भी हम ट्रांसफॉर्म सेल्स क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर उन्हीं सेल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स मल्टीप्लिकेशन के लिए डालेंगे, और उन्हीं सेल्स को क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फैक्टर में डालेंगे, क्योंकि हमें वही सेल्स चाहिए, हम फालतू का एक्सप्रेशन क्यों करवाएंगे. ठीक है. फालतू की जो भी हमारे सेल्स हैं जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है उनको क्या कर देंगे, डेथ करवा देंगे, मीन्स तो बाकी जो बची हुई सेल्स है ट्रांसफॉर्म्ड, उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उन्हीं की ही हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. So, once the transformed cells, host cells are separated by the screening process, becomes necessary to provide them optimum parameter to grow and multiply. At this stage, the host cells divide and re-divide along with the replication of the recombinant DNA carried by them. ठीक है. If aim is the obtaining numerous copies of GI, then simple replication host cells is allowed. ठीक है. और अगर हमको एक्सप्रेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन की जो भी मशीनरीज होंगी, मीन्स जितने भी फैक्टर्स होंगे, एक्सप्रेशन मशीनरीज वो भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू योर चॉइस you can provide the information, or you can provide the vectors as well as the different protein machinery. So this is the last one, this is the last step, isolation and purification of the product. देखो आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सपोज कोई जीन है, जीन को हमने क्या किया, एक्सप्रेशन वेक्टर में डाला, एक्सप्रेशन वेक्टर में डालने के बाद एक्सप्रेशन वेक्टर को हमने होस्ट में डाला, होस्ट में डालने के बाद वहाँ पे प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन हमें शो किया. अब जब प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन शो किया तो उसको प्योरीफाई कैसे करेंगे, तो जो यहाँ पे जो टेक्निक होती है ना प्यूरिफिकेशन के लिए, वो होती है मेनली जो होती है वो होती है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी कर सकते हैं, मीन्स जो प्रोटीन्स की जो टेक्निक्स होती है उससे भी कर सकते हैं, बट जो मेन टेक्निक होती है वो होती है यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी. अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आपने सुना होगा. इसके अलावा बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी होती है, जैसे सिलिका जेल है, मीन्स साइज़ के बेस पे हम प्रोटीन्स को प्यूरीफाई कर सकते हैं, बट अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी काफ़ी मीन्स बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट टेक्निक है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन प्रोडक्ट. एंड व्हाट इज़ दिस डायग्राम, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. बेसिकली ये डायग्राम जो है ना आपको समझ में ऑलरेडी आ चुका है, और मैं इसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है. सो यू कैन सी हियर, दिस इज़ द प्लाज्मिड वेक्टर एंड दिस इज़ आवर फॉरेन डीएनए. ठीक है. मीन्स जो भी हमें जीन इंसर्ट जहाँ से हमको चाहिए. फिर देखो यहाँ पे क्या है, इक्वार्बन लगाया हमने. इक्वार्बन क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है, इस वेक्टर को भी कट करेगा और यहाँ से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी कट करेगा. इट विल प्रोड्यूस द स्टिकी एंड.
स्टिक वो एंड होते हैं जिनमें क्या होती है, फिर से ज्वाइन होने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द कोहेसिव एंड्स, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइगेज के थ्रू क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। यू कैन सी दिस इज द डीएनए लाइगेज एंजाइम एंड दिस इज द इक्वावन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। अब ये ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होने के बाद हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देंगे किसमें, बैक्टीरिया में। हमने बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया और फिर हम इसको क्या कर देंगे, कल्चर कर देंगे और इसकी क्लोनिंग करवा लेंगे। क्लोनिंग करवाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया प्लॉटेड ऑन द मीडियम एंड प्लस एंटीबायोटिक। यहाँ पे क्या है, ये सिलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। एंटीबायोटिक का यूज़ हम कब करते हैं, मीन सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें ट्रांसफॉर्म सेल्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है, प्यूरिफिकेशन थ्रू द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ओके। सो दिस इज द बेसिकली, आई थिंक, I hope you will get this video and you get this concept. This is very important concept in gene cloning. So I think this video is helpful for you. If it is helpful for you, please hit like button and get subscribe my channel. Please share with your friends. Please subscribe my channel. Thank you so much, guys. Thank you.